सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ बिहार स्पेशल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज का टॉपिक है बहावी आंदोलन। स्टार्ट करते हैं। सीरत ई मुस्तकुम, रिसाल ई जिहाद एवं रिसाल ई हिजरत पुस्तिकाएँ संबंधित हैं बहावी आंदोलन से। नाम याद रखिए, सीरत ई मुस्तकुम, रिसाल ई जिहाद एवं रिसाल ई हिजरत पुस्तिकाएँ संबंधित किससे? बहावी आंदोलन से। सीरत ई मुस्तकुम पुस्तिका के लेखक मौलवी मोहम्मद इस्माइल तथा मौलवी है हैं। 2 नंबर देखिए, बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पर पटना के कौन से बहावी नेता गए थे? पटना के नेता थे इनायत अली एवं विलायत अली। इनायत अली एवं विलायत अली कहाँ के नेता थे? पटना के नेता थे। ये अफगानिस्तान की यात्रा पर गए थे। किनके साथ? सैयद अहमद के साथ, इनायत अली और विलायत अली। आगे देखिए, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सम्राट ने पटना के किस बहावी नेता को अभिभाषण करने के लिए आमंत्रित किया था? विलायत अली को। विलायत अली को आमंत्रित किया था बहादुर शाह जो सम्राट था। पटना के किस वहाबी नेता को स्वात के शासक सैयद अकबर शाह ने स्वागत किया है? तो इनायत अली एवं विलायत अली को। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन का सर्वप्रथम स्थान है? तो ये बहावी आंदोलन बिहार के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में बहावी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? किसने किया? तो सैयद अहमद ने किया। सैयद अहमद शहीद ने किया। सैयद अहमद उत्तर प्रदेश के थे जी। इनका जन्म 1786 में हुआ था। बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो बहावी आंदोलन का उद्देश्य था सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, यानी सभी। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था जी? तो पटना में था। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? 1821 में पटना आए थे। सैयद अहमद कहाँ के थे? ये यूपी के थे। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं सैयद अहमद। 10 नंबर देखिए, 1830 के दशक में पटना केंद्र था किसका? तो बहावी विद्रोह का। बहावी आंदोलन का लगभग 46 वर्ष 1822 से 68 तक पटना मुख्यालय केंद्र बना रहा था। पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे जी? विलायत अली एवं इनायत अली। बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? अहमदुल्लाह को। बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? अहमदुल्लाह को। ठीक है, आजीवन कारावास की सजा। पटना के न्यायाधीश ने अहमदुल्लाह को मृत्युदंड की सजा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट की आजीवन काला पानी में बदल दिया। हाई कोर्ट ने इसको चेंज कर दिया था। पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे? अहमदुल्लाह। मुख्य बहावी नेता अंतिम माने जाते हैं अहमदुल्लाह को। काला पानी की सजा हुई थी। विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? 1854 में। विलायत अली इनायत अली भाई थे, दोनों भाई थे, विलायत अली और इनायत अली। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? इनायत अली। इनायत अली की मृत्यु 1858 में हुई थी। बहावी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? विलायत अली। मौलवी अब्दुल्ला के बाप थे विलायत अली। अठारह सौ 64 में अंबाला के मुकदमे में पटना के बहावियों के वकील कौन थे? प्लाइडेन।
इस मुकदमे में तीन पटना के बहावियों को मृत्युदंड तथा शेष 8 को आजीवन कालापानी की सजा मिली, परंतु बाद में उनके मृत्युदंड को आजीवन कालापानी की सजा में बदल दिया। पटना के बहावियों की शक्ति समाप्त हो गई थी 1870-71 में। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे बहावियों कैदियों की रिहाई करवाया था? रिपन, लॉर्ड रिपन। सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम की पत्नी के आवेदन पर रिहाई हुई थी। रिपन ने सबको रिहाई करवा दिया था जो भी बहावी कैदी थे। बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त कौन था? विलियम टेलर। बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर। बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? सैयद अहमद बरेलवी ने। बहावियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज कहाँ स्थापित किया था? तो सीताना में। बहावियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज कहाँ स्थापित किया था? सीताना में। बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित बात को पढ़ें। उनका जन्म 1786 रायबरेली में हुआ था। सैयद अहमद शहीद की हुआ था। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की की थी। वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए मारे गए। तो 1 2 3 4 ये सारे हो जाएंगे। बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद जो थे यूपी के रहने वाले थे। रायबरेली में जन्म हुआ था 1786 में। 1821 में पटना आए और 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। 24 देखिए, बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई? 1858 में हुई इनायत अली की मृत्यु। इनायत अली की मृत्यु उपरांत किस बहावी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया? मकसूद अली। इनायत अली मारा गया 1858 में। मकसूद अली इसके बाद नेतृत्व को संभाला। मकसूद अली का नाम याद रखिएगा। इनायत अली के बाद नेतृत्वकर्ता कौन है बहावी आंदोलन का? मकसूद अली। बहावियों को अंग्रेजों ने पराजित किया 1852 के युद्ध में, 58 के युद्ध में, 1863 के युद्ध में। उपयुक्त सभी युद्धों में अंग्रेजों ने पराजित किया था। किसको? बहावियों को। ठीक है। बहावी नेताओं ने किसको उम्र कैद काला पानी की सजा सुनाई थी? यहिया अली, अहमदुल्ला और अब्दुल रहीम तीनों को। अब्दुल रहीम को, अहमदुल्ला को और यहिया अली को भी काला पानी की सजा सुनाई गई थी। 28 नंबर देखिए, पटना स्थित बहावियों का केंद्र कहलाता था काफिला। काफिला कहलाता था। पटना जो स्थित बहावियों का केंद्र था काफिला कहलाता था। बहावियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? तो फरियाजी आंदोलन। बहावी आंदोलन से प्रेरित था फरियाजी आंदोलन। फरियाजी आंदोलन कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ था। किससे प्रेरित था? बहावियों से प्रेरित था। तो बहावी वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं, अगला टॉपिक है बिहार झारखंड साहित्य में जनजाति आंदोलन। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के नेता कौन हैं? सिद्धू कानू संथाल विद्रोह के नेता। सॉल्यूशन देखिए, सिद्धू कानू, चांद भैरव, ये 4 भाई हैं। इन चारों भाइयों के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था संथाल विद्रोह। सिद्धू कानू, चांद भैरव, 4 भाई, और इसी के नेतृत्व में हुआ था संथाल विद्रोह। ये याद रखिए। आगे देखिए दूसरा नंबर, संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कानू के गांव भगनाडीही राजमहल सब डिवीजन में से हुई थी। भगनाडीही गांव का नाम क्या है? भगनाडीही। किसका गांव था? सिद्धू कानू का। क्या शुरू हुआ? संथाल विद्रोह शुरू हुआ।
कब शुरू हुआ? तो 30 जून 1855 को शुरू हुआ। बी ऑप्शन हो जाएगा। 30 जून 1855 को, 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-57 का फैलाव था बर्दवान से लेकर भागलपुर तक। बर्दवान से लेकर भागलपुर तक फैलाव था। पश्चिम में कहलगांव, भागलपुर से लेकर पूर्व में राजमहल तक, उत्तर में गंगा, दक्षिण में रानीगंज और सैंथिया तक का क्षेत्रफल संथालों ने लगभग मुक्त कर रखा था। कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया था जी? 10 नवंबर 1855 को मार्शल लगा दिया था संथाल के विद्रोह के क्षेत्र में। दस नवंबर 1855 को लगाया गया। 3 जनवरी 1856 को मार्शल लॉ हटा दिया गया था। 10 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ लगाया था संथालों के विद्रोह क्षेत्र में। सरकार ब्रिटिश सरकार है, लेकिन 3 जनवरी 1856 को हटा दिया था। किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रखंड के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया? संथाल विद्रोह। आगे देखिए, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हरा दिया था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था 1855 में। मेजर बारो हारा गया संथालों के द्वारा। 7 नंबर देखिए, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? 55-56 में, 1855-56 में। अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि क्या थी? 55-57, वही 55 से 57। उस क्षेत्र की पहचान कर लीजिए जहां संथालों ने 1856 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी जी। तो भागलपुर और राजमहल में, भागलपुर और राजमहल में 1855-56 में संथालों ने अपने सरकार की घोषणा कर दी थी कि भागलपुर और राजमहल में संथाल की सरकार बन गई या फिर बनेगी। ठीक है, आगे देखिए। अगला टॉपिक है मुंडा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मुंडा। संथाल विद्रोह देख लिए, सिद्धू कानू। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो बिरसा मुंडा से। ये ध्यान रखिए। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है चूंकि बिरसा मुंडा जो है ना, इस बार करंट अफेयर्स में भी चर्चा में रहे हैं। तो बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया है। हाँ, किया है। कब किया है? 1895 में। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। हाँ, पकड़ा गया था। कब? तो 3 फरवरी 1900 को। 3 फरवरी 1900 को सोए हुए थे बिरसा मुंडा, पकड़ा गया। स्रोत डॉक्टर के दत्त, बिहार में स्वतंत्र आंदोलन का इतिहास। ठीक है। श्री बिरसा कहाँ के रहने वाले थे? तमार के। श्री बिरसा तमार थाना ग्राम चलकद का निवासी था। झारखंड में पड़ता है। तमार थाना ग्राम चलकद का निवासी था बिरसा मुंडा। किस जनजाति नेता को उसके अनुयायी उसे भगवान, धरती का आबा, विश्व पिता के अवतार जैसा नया पैगंबर मानते थे? बिरसा मुंडा को भगवान मानते थे उसके अनुयायी, धरती के आबा को बोलते थे, विश्व पिता कहते थे, उसको नया अवतार बोलते थे, नया पैगंबर की संज्ञा दिए थे। किसे? तो बिरसा मुंडा को, उनके अनुयायी। ठीक है। 8 नंबर देखिए। बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चलकद से किसने गिरफ्तार किया सोते हुए? श्री मेयर्स ने गिरफ्तार किया था।
श्री मियर्स, याद रखिए, श्री मियर्स ने गिरफ्तार कर लिया था बिरसा मुंडा को सोते हुए चलकद से। बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त सहयोगियों को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा? गया मुंडा को सैन्य कार्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा था। बिरसा मुंडा का लक्ष्य क्या था? आंतरिक शुद्धि, विदेशी राज्य की समाप्ति, ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति। सही है, सभी सही है। बिहार में कुछ अन्य आंदोलन भी हुए हैं, इस पर बात कर लीजिए। 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र में पहचान कीजिए। तो मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, चंपारण, मधुबनी, ये चंपारण विद्रोह हुआ था। क्या क्वेश्चन, ठीक है, आगे देखिए। मुंगेर का बहिया ताला विरोध का उद्देश्य क्या था? बहिया ताला विरोध कहाँ हुआ था? मुंगेर में, ये याद रखिए, यही क्वेश्चन बनेगा। बहिया ताला विरोध कहाँ हुआ था? मुंगेर में। बकास्त भूमि की वापसी की मांग करते थे जी, बकास्त भूमि वापसी की मांग करते थे। बहिया ताला विद्रोह। 1936 में बिहार में जमींदारों के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया है वह क्या था? बच आंदोलन। 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह क्या था? बच आंदोलन। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? पूर्णिया का। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो पूर्णिया से। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778-1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? सारण, वैशाली, पूर्णिया, ये उपयुक्त सभी। नोनिया विद्रोह जो 1778-1800 के मध्य हुई थी, नोनिया विद्रोह, निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो सारण, वैशाली, पूर्णिया सभी हुआ था। बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। किस समाचार पत्र में यह टिप्पणी दी गई कि बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है? आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुसरण करेंगे और यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएंगे। इंडियन मिरर में यह बात लिखा हुआ था, इंडियन मिरर में। पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी? हसन इमाम ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी। हसन इमाम। उन्नीस 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह बच आंदोलन था। बच आंदोलन 1936 में चलाया गया था सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध में। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो हो गया पूर्णिया। सन्यासी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? पूर्णिया। 5 नंबर देखिए। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778-1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो सारण, वैशाली, पूर्णिया, या उपयुक्त सभी। नोनिया विद्रोह। बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। देखिए आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन इलाहाबाद 1990 में बिहार से कितने प्रतिनिधि भाग लिया था? तो 39 प्रतिनिधि भाग लिया था। 25वां अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस में, इसमें 39 प्रतिनिधि कहाँ का था? बिहार का। बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ था? तो छपरा में 7वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का।
3 अप्रैल 1915 को। कहाँ हुआ था? तो छपरा में। इसकी अध्यक्षता नंद किशोर लाल ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो बिहार में प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का हुआ, प्रांतीय सम्मेलन जो राज्य में के लिए होता था, तो ये छपरा में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया था? सर शंकरन नारायण ने। पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया था? सर शंकरन नारायण ने। पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया? तो बांकीपुर में। इस विधेयक के प्रतिक्रियावादी स्वरूप पर विरोध प्रकट किया गया। होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? स्वराज कथा की। होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? स्वराज कथा की रचना की थी। तो स्वराज कथा की रचना किसने की? तो बाल मुकुंद वाजपेयी ने। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? श्री दीप नारायण सिंह के प्रयासों से। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। बॉय एसोसिएशन की स्थापना हुई थी कहाँ? दरभंगा में। दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में 3 मार्च 1809 में बॉय एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की, जो एक बैरिस्टर थे। यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 1906 में। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1901 में। सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1901 में दरभंगा में। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? श्रीमती अघोर कामिनी ने की थी। प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना अघोर कामिनी ने की थी। यह विद्यालय पटना में स्थापित की गई थी। प्रथम बालिका विद्यालय जो अघोर कामिनी के द्वारा की गई थी। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1891 में। अघोर कामिनी के द्वारा 1891 में। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण क्या थे? ब्रिटिश विरोधी संघर्षों के पृष्ठभूमि में ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव, बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। 1 2 3 4 सभी हो गए। 16 देखिए, बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? 1887 में। बिहार के प्रतिनिधि सबसे पहले किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया था? 1887 में। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? महाराजा दरभंगा ने। महाराजा दरभंगा ने राष्ट्रीय कांग्रेस को पैसा दिया था, आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। महाराजा दरभंगा कौन थे? तो ये एक बहुत बड़े जमींदार थे। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? फखरुद्दीन ने रखा था। फखरुद्दीन ने रखा था। 1908 में बिहार को पृथक प्रांत बनाने की बात की थी फखरुद्दीन ने। 1908 में रखा था प्रस्ताव। आगे देखिए, पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी 1863 में हुई थी। पटना कॉलेज की स्थापना याद रखिए 1863 में। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन हैं? मुंशी प्यारे लाल। यह संस्था तिलक के दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी मुंशी प्यारे लाल के द्वारा। सदर अंजुमन ए हिंद किस लिए बनाई गई थी? तो तिलक दहेज प्रथा को समाप्ति के लिए। किसके द्वारा? मुंशी प्यारे लाल के द्वारा। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को।
बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया है? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ है? पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? 1908 में पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सर अली इमाम ने की थी। बिहार के जो प्रांतीय सम्मेलन हुए थे उसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सर अली इमाम ने। कहाँ हुई थी? पटना में। कब हुई थी? 1908 में। बापू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर में। पहला हुआ था पटना में, दूसरा हो रहा है भागलपुर में, दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से। यह अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1894 में बिहार टाइम्स का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। बिहार टाइम्स पत्र के बिहार को एक अलग प्रांत गठन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महेश नारायण प्रथम संपादक थे। बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे? महेश नारायण। बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1894 में हुआ था। श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्ण साय ने शुरू किया था मिलकर। महेश नारायण का इसका संपादक बनाया गया था, महेश नारायण को, बिहार टाइम्स का। बिहार टाइम्स नाम बदलकर बिहारी रखा गया था 1906 में। ठीक है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नवाब सरफराज हुसैन खान थे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नवाब सरफराज हुसैन खान थे। सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नवाब सरफराज हुसैन खान, याद रखिएगा। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष नवाब सरफराज हुसैन खान। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन हैं? गुरु प्रसाद सेन। बिहार हेराल्ड के संपादक हैं गुरु प्रसाद सेन। बिहार छात्र सम्मेलन हुआ है पटना में। 1906 में पटना कॉलेज में हुआ है। सभा पतित सरफुद्दीन ने की थी। सरफुद्दीन ने की थी बिहार छात्र सम्मेलन पटना में 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ? बांकीपुर, पटना में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में जो अधिवेशन हुआ था वो बांकीपुर, पटना में हुआ था 1912 में। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था जो बांकीपुर, पटना में हुआ था 1912 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आर.एन. मधोलकर ने की थी। आर.एन. मधोलकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आर.एन. मधोलकर ने की थी। श्री मजहुल हक इसके स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा सचिव बने थे। और अध्यक्षता किसने की थी? आर.एन. मधोलकर ने की थी। कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर, पटना में। ठीक है। अगला देखें। बिहार से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए हैं जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता का नाम बताइए। राजेंद्र प्रसाद और ब्रज किशोर प्रसाद। बी हो गया। दोनों इंग्लैंड गए थे। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1917 में हुआ था पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था? 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन। ठीक है। तो 1908 में हुआ था बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन। इसका प्रथम अध्यक्ष सरफराज हुसैन खान को बनाया गया था। आगे देखिए।
बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय 1917 में, मगध विश्वविद्यालय 1962, बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 तथा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में स्थापित किया गया। बिहार में कब होम रूल की स्थापित किया गया है? 16 दिसंबर 1916 को। बिहार में कब होम रूल की स्थापना किया गया? 16 दिसंबर 1916 को। बांकीपुर पटना में एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मजहरूल हक को अध्यक्ष बनाया गया था। होम रूल का मजहरूल हक अध्यक्ष बने। बिहार में होम रूल के संस्थापक कौन थे? मजहरूल हक। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी। 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को। 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी। पंडित नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के सर्वप्रथम भाग लिया था? बांकीपुर पटना में सबसे पहले बार भाग लिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के इस अधिवेशन में, बांकीपुर पटना में 1912 में हुआ था। पटना होम रूल के किस नेता ने विजय दशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार किया था? राय पूरनचंद ने। राय पूरनचंद ने पटना होम रूल के जो नेता है राय पूरनचंद ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने के विचार रखा था। राय पूरनचंद पटना होम रूल के एक सहकारी सचिव थे। 1918 में इसकी मृत्यु हो गई थी जी, जिसके कारण वे इस संबंध में कुछ ज़्यादा नहीं कर सके। इसे क्रियान्वित किया गया उनके दो पुत्रों राय बलदेव प्रसाद तथा राय दामोदर प्रसाद ने किया था। इसको आगे बढ़ाया था, विचार राय पूरनचंद ने रखा था। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रसार नहीं हुआ? चंपारण में नहीं हुआ होम रूल का प्रसार। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रसार नहीं हुआ? चंपारण में नहीं हुआ, याद रखिए। मुजफ्फर जिला होम रूल की स्थापना की थी जनकधारी प्रसाद ने। ये आंसर हो गया, जनकधारी प्रसाद ने किया था मुजफ्फरपुर में होम रूल की स्थापना। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893 में गोरक्षी सभाओं की स्थापना हुई थी बिहार में 1893 में। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। बिहार में उड़ीसा भी सम्मिलित था जी 1912 के समय में। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। वर्ष किस में? 1917 में हुए थे हिंदू मुस्लिम दंगा गया, पटना जिला में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसका परिणामस्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन हुआ था 1911 में। बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था, इसका नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ है? 1912 को। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? 5 रुपये से 1 रुपये डेलीगेट शुल्क। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने के लिए 1912 में बांकीपुर जो में हुआ था जो अधिवेशन, इसमें डेलीगेट शुल्क 5 रुपये से घटाकर 1 रुपया कर दिया था। बिहार दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा भी सम्मिलित प्रांत के गठन की घोषणा की थी? जॉर्ज पंचम ने। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार प्रांत के गठन की घोषणा की थी? जॉर्ज पंचम ने। और बिहार में उड़ीसा भी सम्मिलित था जी, ये बात याद रखिएगा।
भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ है? बिहार में। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने वाला प्रथम बिहारी कौन था? फखरुद्दीन। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाला न्यायाधीश बन गया था फखरुद्दीन, कलकत्ता उच्च न्यायालय के, बिहार का था। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 को हुआ था विधिवत उद्घाटन, जिसकी राजधानी कहाँ बनी थी? पटना में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर, पटना में, 1912 में। 1904 के देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। कहाँ? बिहार में। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी। 1904 में गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? देवघर में। ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। तो देवघर ये सब कहाँ पड़ता था? बिहार में उस समय। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद प्रथम चरण। बिहार में श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किसकी सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया? मैजिक लालटेन। बिहार में श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य जो क्रांतिकारी थे वो मैजिक लालटेन से प्रचार किया था, मैजिक लालटेन से क्रांतिकारी बातों को। ठीक है, आगे देखिए। तो बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद प्रथम चरण, तो इसमें मैजिक लालटेन दिखा करके प्रचार किया था। बंगाल दैनिक हितवादी का उप संपादक कौन था? सखाराम गणेश देवस्कर था। बंगाल दैनिक हितवादी का उप संपादक कौन था? सखाराम गणेश देवस्कर था। बिहार में सितंबर 1915 में लिबर्टी लीफलेट्स बांटने में कौन थे? बंकिम चंद्र मित्र और अखिल चंद्र गुप्त थे। लिबर्टी लीफलेट्स बांटने में 1915 में बांटा गया था। बंकिम चंद्र मित्र और अखिल चंद्र दासगुप्त थे। बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी हुई थी 1915 में। बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया था? स्वामी सत्यदेव ने। बिहार में क्रांतिकारी संदेशवाहक तथा क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद कहाँ के थे? मुजफ्फरपुर के थे। बिहार में क्रांतिकारी संदेशवाहक तथा क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद कहाँ के थे? तो मुजफ्फरपुर के थे, कामता प्रसाद। श्री राम विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल की शाखा का था? तो ये भागलपुर का था, श्री राम विनोद सिंह। पाटलिपुत्र से प्रकाशित कौन सा अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था? पाटलिपुत्र में। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन की सत्येंद्र सन्याल ने किया था अनुशीलन की स्थापना। 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर बमकांड में किसकी हत्या की प्रयास की गई थी? जज किंग्सफोर्ड की। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, जो जज किंग्सफोर्ड की हत्या की गई थी। इस कांड में गलती से वकील प्रिंगले केनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को, याद रखिएगा, 30 अप्रैल 1908 को। मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 को हुआ था, जो दोषी ठहरा कर किसे फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ऐसे याद रखिए, प्रफुल्ल चाकी तो खुद से आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी।
इसको याद करने का तो ऐसा खुद ही जो है खुद को नहीं मारा, है ना। इसका मतलब इसको फांसी दिया गया, खुद ही खुद को नहीं मारा, इसका मतलब इसको फांसी दिया गया और प्रफुल्ल चाकी अपने को मारा। ठीक है। मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उन्हें फांसी दी गई, गलत। उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई, गलत। उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु की अपनाने का श्रेष्ठ समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली, ये सही है, तो सी हो गया। 30 अप्रैल को घटना हुआ था, प्रफुल्ल चाकी ने 2 मई 1908 को गोली मारकर आत्महत्या कर लिए थे। 2 मई को अब खुद मार लिया था प्रफुल्ल चाकी। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को, कहाँ के थे? बिहार के थे। 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? कालिदास बसु थे। मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुदीराम बोस के वकील थे। इनके कहने पर खुदीराम बोस ने हाईकोर्ट में फांसी की सजा के विरुद्ध अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने भी सजा बरकरार रखा था। कालिदास बसु थे इनके वकील। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी? सन्याल ने किया था, सत्येंद्र सन्याल ने। इस शाखा को संगठित करने में एक बंकिम चंद्र मित्र ने थे, जो JBN कॉलेज पटना के छात्र थे। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी पटना भवानी मंदिर की स्थापना। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। आगे देखिए, बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी शामिल थे। बंकिम चटर्जी नहीं, मित्र। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो बंकिम चंद्र मित्र। सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था। सतयुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुए थे। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया बाल मुकुंद वाजपेयी ने। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया? बाल मुकुंद वाजपेयी ने। माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित थे मुजफ्फरपुर से। माँ की पुकार पुस्तिका मुजफ्फरपुर से संबंधित है। यह पत्रिका रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से छपी थी, जिसे 1918 में सरकार ने जब्त कर लिया था। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था? बिहारी को। बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उसके स्थान पर श्री कनिंघम की नियुक्ति की गई थी। रेवती नाग संबंधित हैं भागलपुर से। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? ढाका अनुशीलन समिति ने भेजा था। तो रेवती नाग कहाँ से संबंधित है? भागलपुर से। किसने भेजा था? तो ये ढाका अनुशीलन समिति ने भेजा था। भागलपुर में इनको भेजा था रेवती नाग को क्रांति का प्रचार करने के लिए। ढाका के अनुशीलन समिति ने रेवती नाग को भेजा था भागलपुर। अगला टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था। यह अवधि होती थी 20, 25, 30 वर्ष के लिए। हिंदू पेट्रियट की किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? हरिचंद मुखर्जी ने। हिंदू पेट्रियट के किस संपादक? हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? हरिचंद मुखर्जी ने। इसने नील जो पीड़ित है इस किसानों का पक्ष लिया था हरिचंद मुखर्जी ने। हरिचंद मुखर्जी कौन है? हिंदू पेट्रियट के संपादक। बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ था?
1907-8 में। बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ था? 1907-8 में। साठी, कोठी, परसा, मलहिया, बेतिया, कुंदिया रैयतों ने शेखू गुलाम और शीतल रॉन्च के नेतृत्व में नील उपजाना बंद कर दिया था। शेखू गुलाम और शीतल रॉन्च के नेतृत्व में नील उपजाना क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। नील उत्पादन के विरोध करने पर शीतल राय और राधमूल को गिरफ्तार किया गया था 26 अक्टूबर 1908 को। शीतल राय और राधमूल को गिरफ्तार किया गया था। किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दी थी? W.R. गोरले ने। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नीलहों का सम्मेलन बुलाया था 1909-10 में। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर नीलहों को बुलाया था 1909-10 में। 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में कहाँ अध्यक्ष पद के लिए भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैयतों के बीच मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया गया है? छपरा में। किस समाचार पत्र ने चंपारण की दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था? तो हिंदी केसरी, भारत माता, अमृत बाजार पत्रिका, सभी किया था। नौ देखिए, किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलहों द्वारा रैयतों की अत्याचार पर लगाए गए निबंध प्रकाशित किया था? प्रताप। तो चंपारण में जो नीलहों पर जो रैयतों के अत्याचार पर लगाए गए निबंध प्रकाशित किसने किया था? प्रताप ने किया था। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, नीलहों के अत्याचार से संबंधित कौन से बातें सत्य हैं? प्रार्थना पुस्तिका में नीलहों के अत्याचार का उल्लेख है? हाँ है। बिहार के संपादक श्री महेश्वर प्रसाद ने नीलहे साहब और रैयत शीर्षक से निबंध लिखा। स्टेट्समैन में श्री ब्लैकशिप का निबंध है। सभी हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीलहों और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया और गांधी जी को श्री शुक्ल के चंपारण आने का निमंत्रण दिया था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में अधिवेशन चल रहा था, तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था बिहार के लिए। वो जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन था ना, वो 31वां अधिवेशन था कांग्रेस का। JB कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे? तो भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर के। मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना दी थी? धारा 108। भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने के लिए तैयार हो रहे थे? 18 अप्रैल 1917 को, चंपारण के समय वाला। ठीक है। इस दिन संपूर्ण भारतवर्ष को सत्याग्रह का पहला पाठ गांधी जी से मिला था और उन्हें सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। तो 18 अप्रैल 1917 को बोले चलो हम भी चलते हैं जेल। चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था? मजरूल हक और ब्रज किशोर प्रसाद को। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था? तो CF एंड्रयूज था। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरवा कब पहुंचे? मुरली भरवा 27 अप्रैल 1917 को। 27 अप्रैल 1917 को। कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपया प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरुद्ध में आंदोलन के परिणामस्वरूप तैयार की गई थी? लिविस रिपोर्ट।
निम्न में से किसने प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्टर तैयार किया था? तो J.A. स्वाविनी ने। J.A. स्वाविनी ने क्या किया था? प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार किया था। यह रिपोर्ट 2 जुलाई 1917 को जिला मजिस्ट्रेट को भेज दिया गया था। किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ कि मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नीलहे साहेबों ने बाधा डालना शुरू कर दिया है? भारत मित्र ने। गांधी जी ने 28 अप्रैल 1917 को इरविन को लिखे पत्र को किसके नाम लेकर उसे शोषण का जिक्र किया था? हीरामन लोहार का नाम लेकर के गांधी जी ने इरविन को शोषणकारी बताया, हीरामन लोहार को। निम्न में से कौन सा चंपारण आंदोलन से संबंधित है? बाबू शिवनंदन राय संबंधित है। अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो पीर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक किसी प्रकार से वीडियो को 2 बार 3 बार देखते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।